आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं रीत काल की सामान्य विशेषताओं पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। रीत काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता आदि के अनेक अच्छे कवि हुए हैं। रीत काल की सामान्य विशेषताएं हैं जो हम बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। रीत काल का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ उनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है, ठीक है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि रीतकालीन कविता का अधिकांश दरबारों में लिखा गया दरबारीपन इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। रीतकालीन कवियों के आश्रयदाताओं के जीवन में आदिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं की जितनी लड़ाई भिड़ाई की आवश्यकता नहीं थी, वे मुगल सम्राटों के अधीनता में भोग विलास के लिए स्वतंत्र थे, ठीक है। अतः उनकी रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचने वाले कवियों में श्रृंगार परकता अनिवार्य थी। उधर भक्ति में धार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होने पर श्रृंगार बच रहा। कवियों ने राधा कृष्ण का नाम लेकर आश्रयदाताओं की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन भी प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। अब रीतबद्धता में देखते हैं क्या है। आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई नाही, आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई नाही, तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है, ठीक है। यह रीत काल के कवियों का आदर्श वाक्य था। श्रृंगार की प्रधानता के कारण कुछ लोग इसे श्रृंगार काल कहना उचित समझते हैं, किंतु इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति रीत ही थी, क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवि ने भी रीत ग्रंथ की रचना की है। अतः रीत में वीर रस के कवि भूषण आ जाते हैं। श्रृंगार कहने से ऐसे कवि छूटकर अलग जा पड़ते हैं, ठीक है। अब आगे है, इस काल में कहने को यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य जैसे केशवदास का वीर सिंह देवजू चरित है, ठीक है, किंतु प्रधानता मुक्तक की ही रही। इस काल के प्रबंध काव्य वस्तुतः आदिकाल की परंपरा का निर्वाह मात्र है। कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलिया इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं। इस काल की भाषा ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा का रूप यद्यपि सभी कवियों के यहाँ व्यवस्थित नहीं मिलता, किंतु मथिराम एवं पद्माकर में वह पर्याप्त व्यवस्थित है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल की कविता बहुत सीमित है। प्रधानता श्रृंगार और उसमें नायिका भेद ही मिलता है, किंतु रीत परक सूक्तियाँ भी दिखलाई पड़ती हैं। रहीम, वृंद, गिरधर आदि की नीति परक रचनाएं बहुत लोकप्रिय रही हैं। इसी प्रकार भक्ति की रचनाएं भी दिखलाई पड़ती हैं। भक्ति की भी रचनाएं दिखलाई पड़ती है, यद्यपि ये भक्तिकालीन आवेश से रहित है, ठीक है। आगे है, रीत काल में काव्यांग निरूपण काव्य रचना का निमित्त मात्र है। इससे काव्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ। अतः रीत काल के तथाकथित आचार्यों द्वारा हिंदी के काव्य शास्त्र की नींव नहीं पड़ी। उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। विकसित गद्य का अभाव वास्तविक काव्यांग निरूपण न हो पाने का कारण भी है। अगला पैराग्राफ है, इस काल में सरस मनोरम मुक्तक प्रभुत संख्या में लिखे गए। इस काल की कविता की प्रधान प्रवृत्ति किसी भी दार्शनिक विचारधारा से मुक्त है। इसीलिए कुछ लोग उसे शुद्ध साहित्यिक अथवा शुद्ध काव्य भी कहना उचित समझते हैं। रीतकालीन मुक्तकों की लोकप्रियता का ही यह प्रमाण है कि जिस प्रकार संस्कृत के सुभाषितों का संकलन होता था, उसी प्रकार रीतकालीन मुक्तकों के संकलन ग्रंथों की भी परंपरा चली है। कालिदास रीतकालीन कवि ने कालिदास हजारा में और भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में रीतकालीन मुक्तकों का संकलन किया है, ठीक है। रीतकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति अर्थात काव्य रीति को ध्यान में रखकर नायिका भेद आदि का वर्णन तो आगे बहुत दिनों तक चलता रहा। इसमें जो है रीतकाल की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में, ठीक है। तो जैसे अभी काव्य प्रवृत्तियों कितने प्रकार की होती है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो आगे मिलेगा पढ़ने को, और नहीं तो मैं बता भी दे रही हूँ। जैसे काव्य प्रवृत्तियाँ होती हैं 14, श्रृंगारिकता, अलंकरण का प्राधान्य, भक्ति और नीत, मुक्तक शैली का प्राधान्य, ब्रजभाषा का प्राधान्य, नारी का प्रेमिका स्वरूप, लक्षण ग्रंथों का प्राधान्य, वीर रस की कविता उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण,
मनोवैज्ञानिकता, कवियों की भावना, पराश्रय की भावना, विविध मुखी साहित्य का निर्माण और जीवन दर्शन। ठीक है, ये रीतकालीन काव्य की प्रवृत्तियां हैं जो कि इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी भी वह पूरा समाप्त नहीं हुआ है। बात यह है कि इस प्रकार के मुक्तकों की रचना और श्रवण का चाव हिंदी भाषी जनजीवन में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था। इसीलिए आधुनिक युग के प्रवर्तन के उपरांत भी ब्रजभाषा काव्य परंपरा पूरे जोश के साथ बहुत दिनों तक प्रवाहित होती रही। यदि ब्रजभाषा काव्य धारा सजीव न होती तो खड़ी बोली से उसकी इतनी जोरदार टक्कर न होती। किंतु इस विषय में एक बात पर ध्यान रखना आवश्यक है, सारा ब्रजभाषा काव्य रीति धारा में बद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए भारतेंदु ब्रजभाषा का उपयोग रीतिवादी परंपरा में भी करते हैं और आधुनिकता बोध की रचनाओं में भी। ब्रजभाषा में रीतिवादी काव्य की उल्लेखनीय परंपरा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर BA तक मिलती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे रीतकाल के आधुनिक अवशेष। रीतकाल के आधुनिक अवशेष पढ़ रहे हैं, जैसे द्विजदेव के बारे में। एक अब के थे 19वीं सदी के थे। द्विजदेव भी पद्माकर मतिराम की ही परंपरा में हैं। अयोध्या नरेश महाराज मान सिंह द्विजदेव अत्यंत सहृदय एवं समर्थ कवि थे। शुक्ल जी के अनुसार जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ठीक है, आगे द्विजदेव ने श्रृंगार के सहज सामान्य चित्र खींचे हैं। ऋतु वर्णन में इनका हृदय खूब रमा है। प्रकृति छवियों में इनका मन रम गया है। भाषा इनकी स्वच्छ सरल प्रवाहमयी है। बसंत के इस वर्णन में इनकी सहृदयता देखी जा सकती है। अब देखते हैं, मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद लवा बरसाए करें और रच नाच लतागन तान बितान सबे विधि चित्त चुरायो करें। द्विजदेव जो देखी अनोखी प्रभा अली चारण की रति गायो करें और चिरजीवी बसंत सदा द्विजदेव प्रसूनन की झरे लायो करें। गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। ठीक है, सेवक रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह लछीराम भट्ट आदि इस काल के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं। इसी परंपरा में बाबा रघुनाथ राम सनेही और ललित किशोरी जैसे भक्त कवि भी हुए। बाबा दीनदयाल गिरी ने उत्कृष्ट अन्योक्तियां कही हुई हैं। इस परंपरा में भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850-1885 और उनके मंडल के कवियों की स्थिति विशिष्ट है। वे परंपरा से अंशतः जुड़े हैं और आधुनिकता का वेग भी झेल रहे हैं। परंपरा में भक्ति काव्य और रीत काव्य है। भारतेंदु के यहाँ यह सारी अभिव्यक्ति ब्रजभाषा में ही होती है। खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते हैं। यहाँ भारतेंदु की ब्रजभाषा के तीनों रूपों का एक एक उदाहरण देखना समीचीन होगा। भक्ति काव्य की गेय पद परंपरा। भक्ति काव्य की गेय पद परंपरा में क्या है? ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामय सिर भीजे, आवत जाति कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे, श्री राधे राधे मुख यह वर मुँह मांग्यो हरि दीजे। ठीक है, अब है रीत काव्य की परंपरा। अब रीत काव्य की परंपरा के बारे में जो है हम बात करेंगे। इसमें क्या है? रीत काव्य की परंपरा है। जी सूधी चितौन की साधे रही और सदा बातन में अनखाए रहे, हंस के हर चंद न बोले कभी, जी दूर ही सो ललचाए रहे, नहीं नेक दया उरयावत है, करिकै कहा ऐसो सुभाए रहे, सुख कौन सो प्यारे दियो पहले, जी के बदले यूं सताए रहे। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ है आधुनिक बोध युक्त काव्य। रच बहुविध के वाक्य पुराणन माहि घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगट चलाए, और विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचार्यो, और रोक विलायत गमन कूप मंडूक बनायो। अर्थ आप लोग समझ गए होंगे।
यही स्थिति न्यूनाधिक मात्रा में प्रताप नारायण मिश्र 1856-1893 ईस्वी में, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से लेकर 1913 ईस्वी तक, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1941, राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 से 1914 आदि की भी है। ठीक है। श्रीधर पाठक 1859 से लेकर 1928 का ब्रजभाषा काव्य भक्ति काव्य एवं रीत काव्य परंपरा से काफी मुक्त और स्वच्छंद रोमांटिक हैं। हिमालय की शोभा का जो वर्णन उन्होंने किया है वह ब्रजभाषा काव्य के लिए बिल्कुल नई चीज है। वस्तुतः श्रीधर पाठक के ब्रजभाषा काव्य पर नई चेतना का जो प्रभाव पड़ रहा है वह साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भारतेंदु युग के आगे की संवेदना है। ठीक है, वो आगे की संवेदना है। भारतेंदु के यहाँ प्रकृति का ऐसा स्वरूप खुलकर नहीं आता। पंडित रामचंद्र शुक्ल के ब्रजभाषा काव्य के अधिकांश को इसी स्वच्छंद काव्य की कोटि में रखा जाना चाहिए। वियोगी हरि 1896 ने ब्रजभाषा में वीर सतसई की रचना की थी। 1896 में इन्होंने ब्रजभाषा में वीर सतसई की रचना की थी। ब्रजभाषा काव्य परंपरा में 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक उल्लेखनीय रचनाएं हैं, जिसका नाम है सत्यनारायण कविरत्न 1859 में और 1918 तक, और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से लेकर 1932 की है। सत्यनारायण जी का प्रधान क्षेत्र ब्रजभाषा में काव्यानुवाद रहा। भवभूति के 2 नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव के उनके द्वारा अनुदित रूप बहुत लोकप्रिय एवं विख्यात हुए। उन्होंने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरोसस का भी अनुवाद किया था। उनके 2 काव्य संग्रह हैं, प्रेम कली और भ्रमरदूत। भ्रमरदूत में यशोदा ने भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के पास संदेश भेजा है। कहने को यह काव्य संदेश काव्य की परंपरा में है, किंतु यह ध्यान देना चाहिए कि संदेश काव्य प्रायः श्रृंगारी भावनाओं को ही लेकर चले हैं। यह संदेश काव्य वात्सल्य का है। यह एक प्रकार से संबंधों की व्यापकता का साहित्य पर प्रभाव है। सत्यनारायण जी ने समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों पर भी रचनाएं की हैं। ठीक है, आगे है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से लेकर 1932 तक। ठीक है, ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि कहा जा सकता है। उनके काव्य के माध्यम से ब्रजभाषा जैसे पूरे प्रयत्न के साथ खड़ी बोली काव्य की तुलना में अपने प्राचीन वैभव की याद दिला रही हो। रत्नाकर जी के हरीशचंद्र, गंगा अवतरण और उद्धव शतक काव्य प्रसिद्ध है। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन आख्यानों को लेकर ही ब्रजभाषा काव्य की समृद्धि की। ठीक, इसी काल में या उसके थोड़ा पहले से ही खड़ी बोली के कवि भी प्राचीन आख्यानों को आधार बनाकर काव्य रचना कर रहे थे। उदाहरण के लिए प्रिय प्रवास में हरिऔध ने कृष्ण आख्यान की नए युगबोध की अनुकूल व्याख्या की है। उन्होंने कृष्ण को 20वीं सदी के स्वाधीनता आंदोलन का नायक बना दिया। रत्नाकर की प्रबंधात्मकता में ऐसी कोई बात नहीं है। रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया था, किंतु उनकी रुचि रीतकालीन थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि रत्नाकर के ब्रजभाषा काव्य में रीति परंपरा एक बार फिर 20वीं सदी के पाठक को भी चमत्कृत कर जाती है। सदृश्य विधान, पर्यवेक्षण की क्षमता, बात कहने का सलीका, शब्द मैत्री, ध्वनियों के आवर्त इत्यादि में रत्नाकर अपने समकालीन कवियों में उच्च पद के अधिकारी हैं। प्रिय के स्थूलतः, ठीक है, प्रिय के स्थूलतः दूर होने पर वह हृदय में और गहरे कैसे समा जाता, इसका उदाहरण दर्पण के माध्यम में कैसा सटीक है। ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूर प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। किसी विशिष्ट स्थिति में पात्रों के बाह्यांतर को साक्षात कर देना रत्नाकर को खूब आता है। उझकी उझकी पद कंजन के पंजनि पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छवे लागी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सब लागी। इस पर भी रत्नाकर का काव्य कुल मिलाकर अपने युग का श्रेष्ठ काव्य नहीं हो सकता था।
पंडित नंदुलारे बाजपेयी ने उनके काव्य की इस कमजोरी का संकेत करते हुए ठीक ही लिखा था, जो काव्य अनिवार्य नहीं है वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ऊपर जिन ब्रजभाषा कवियों की चर्चा की गई है उनमें से अनेक ने ब्रजभाषा में काव्य रचना त्याग कर खड़ी बोली को अपनाया। उनमें से कई काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करने वाले चेतना के कवि हुए। ठीक है, आधुनिक बोध तो प्रधानता गद्य के सहारे प्रकट हुआ था। अब जैसे है महत्वपूर्ण जो लाइन है उसको देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं, रीतकाल के आधुनिक अवशेष से देख लेती हूँ। जैसे द्विजदेव भी पद्माकर मथिराम की ही परंपरा में है। शुक्ल जी के अनुसार जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई और भाषा इनकी स्वच्छ सरल प्रवाहमयी है। गिरधर दास भारतेंदु के पिता रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह, लक्ष्मीराम भट्ट आदि इस काल के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं। इस परंपरा में बाबा रघुनाथ, राम सनेही और ललित किशोरी जैसे भक्त कवि भी हुए हैं। वे परंपरा से अंशतः जुड़े हैं और आधुनिकता का वेग भी झेल रहे हैं। ठीक है, खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते हैं। आगे देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे श्रीधर पाठक 1859 से लेकर 1928 तक का ब्रजभाषा काव्य भक्ति काव्य और रीत काव्य परंपरा से काफ़ी मुक्त और स्वच्छंद रोमांटिक हैं। ठीक है, और वियोगी हरि का क्या है, 1896 में ब्रजभाषा में वीर सतसई की रचना की थी और सत्यनारायण जी का प्रधान क्षेत्र ब्रजभाषा में काव्यानुवाद रहा। खंड काव्य होरेसस का भी अनुवाद किया था। प्रेम कली और भ्रमरदूत में यशोदा ने भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के पास संदेश भेजा था। यह संदेश काव्य वात्सल्य का है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से लेकर 1932 को ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि कहा जा सकते हैं। अब रत्नाकर जी के हरीशचंद्र गंगा अवतरण और उद्धव शतक काव्य प्रसिद्ध है। प्रिय प्रवास में हरिओद ने कृष्ण आख्यान की नई युगबोध की अनुकूल व्याख्या की है। उन्होंने कृष्ण को 20वीं सदी के स्वाधीनता आंदोलन का नायक बना दिया है। ठीक है, रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया है। आगे चलते हैं। अब इस पर भी रत्नाकर का काव्य कुल मिलाकर अपने युग का श्रेष्ठ काव्य नहीं हो सकता था। पंडित नंद दुलारे बाजपेयी ने उनके काव्य की इस कमजोरी का संकेत करते हुए ठीक ही लिखा था, जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ऊपर जिन ब्रजभाषा कवियों की चर्चा की गई है उनमें से अनेक ने ब्रजभाषा में काव्य रचना त्याग कर खड़ी बोली को अपनाया है। ठीक है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रजभाषा को त्याग कर खड़ी बोली में अपनाया है उन्होंने। ठीक है, अब है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करने वाले नए चेतना के कवि हुए। आधुनिक बोध तो प्रधानता गद्य के सहारे प्रकट हुआ। तो आज रीतकाल का वीडियो यहीं समाप्त होता है और अब मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी आधुनिक काल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।